गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10 क्वेश्चन दिसंबर 2013 के। कल भी 10 किए थे और आज भी 10 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रॉन्स्कियन से है। रॉन्स्कियन का टॉपिक हमने किया हुआ भी है टीटीपी पर, तो वहां पर भी कराया था सेम क्वेश्चन। आइए एक बार देख लेते हैं। लेट W be the Wronskian of two linearly independent solutions of OD. 2y double dash plus y dash plus t square y is equals to 0 and t belongs to real number. अब 2 Li सोल्यूशन है अगर, तो ये रॉन्स्कियन तो जीरो हो नहीं सकता और जीरो दिया भी नहीं है। ठीक है, तो देन फॉर ऑल टी सभी टी के लिए देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट, ऑब्वियसली ये नॉन जीरो कांस्टेंट ही होगा, सच दैट डब्ल्यू टी इज, तो डब्ल्यू टी क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एबल्स फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है एबल्स फॉर्मूला। देख लेते हैं। W ऑफ y1/2 t इज इक्वल टू W ऑफ y1/2 t नॉट ई रेस टू द पावर माइनस इंटीग्रल a1t अपॉन a नॉट t। a नॉट क्या होता है, यहाँ a नॉट ये वाला होता है पहला वाला टर्म, ये कोफिशियंट a1 और ये वाला a2। इसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं है और इन दोनों का रेशियो हम देखते हैं इसमें से इसका। ठीक है, और c क्या होता है, वो किसी भी पॉइंट पर रॉन्स्कियन होता है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ए नॉट की वैल्यू 2 दे रखी है, A1 की वैल्यू 1 दे रखी है। तो डब्ल्यू टी जब निकालेंगे तो c टाइम्स ऑफ ई रेस टू पावर माइनस इंटीग्रल 1/2 ई टू द पावर टी। तो एक c नॉन जीरो किसके लिए, रॉन्स्कियन के कांस्टेंट वैल्यू पर जो निकालते हैं वो एग्जिस्ट करेगा। तो फंक्शन रॉन्स्कियन हमारा क्या निकलेगा, c इंटू ई रेस टू पावर माइनस t/2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन नंबर 2। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रॉन्स्कियन ऑफ 2 Li सॉल्यूशंस नेवर बी जीरो। 2 Li सॉल्यूशन रॉन्स्कियन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो रॉन्स्कियन ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू सी डज नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा। जी जी जी, ज्योति जी बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट। गुड मॉर्निंग मोनिका जी। हाँ, ये क्वेश्चन है, इफ summation n is equals to 1 to infinity an is absolutely convergent then which of the following is not true। बोल रहा है नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब तीन इसमें ऑब्वियसली ट्रू होंगे। ठीक है, सीरीज की बात कर रहा है सभी ऑप्शंस में। आइए देखते हैं। ये जो सीरीज दे रखी है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए रेज़ टू पावर an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो एक हम देखेंगे कि अगर ये सीरीज हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो किसी भी m इज इक्वल टू n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n से लेकर अगर जाएंगे इन्फिनिटी तक तब भी तो कन्वर्ज ही करेगी, ऐसा तो नहीं तब डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे समझना चाहो तो हम मान लेते हैं कि ए एन अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो कह रहा है m टर्म्स के बाद, m टर्म्स के बाद m इक्वल टू n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो उसके बाद भी तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, मतलब जीरो की तरफ ही टेंस करेंगे ना, n टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन। साइन एन क्या होता है, हमारा बाउंडेड होता है, तो इसको कंपेरिजन टेस्ट से चेक कर लो। तो कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे तो ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी, छोटे टर्म की या बराबर, अगर साइन एन की वैल्यू लाई करती है -1 से 1 तक के बीच में। ठीक है, तो ये कभी भी क्या होगा, या तो छोटा होगा बड़ा होगा, तो छोटी वाली सीरीज ये। अब ये बोल रहा है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है,
ठीक है, क्योंकि हमने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी। तो ये अगर छोटे वाली टर्म की सीरीज कन्वर्जेंट है तो साइन एन लगाने देंगे तो भी वो कन्वर्जेंट ही रहेगी। तो ये भी ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। और इसके बारे में बोल रही है, डाइवर्ज कर रही है ई रेस्ट पावर ए एन की। अगर ये कन्वर्ज है तो इस तरह की सीरीज कोई बनेगी, ई रेस्ट पावर वन अपॉन एन स्क्वायर। और जैसे ही एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो जीरो क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा टर्म यूएन है ना, तो यूएन तो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब नेसेसरी कंडीशन फेल कर जाएगा। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी क्या होता है, जीरो नहीं बनाता। और हमारी सीरीज के लिए क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ये कभी भी जीरो नहीं बनाएगा, तो नेसेसरी कंडीशन फेल कर जाएगा। तो दिस सीरीज कैन नॉट बी कन्वर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये वाली बात भी सही लिखी हुई है, ये बात भी सही लिखी है। ठीक है। और कह रहा है कि समेशन, लास्ट वाले में कि समेशन ए एन की पावर टू, ठीक है, टू, ये डाइवर्जेंट है। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो समेशन ए एन रेस्ट टू पावर टू इज तो डाइवर्जेंट हो ही नहीं सकती, वो भी कन्वर्जेंट ही होगी। मतलब वो किस टाइप की बनेगी, समेशन वन अपॉन एन की पावर फोर टाइप की बनेगी, और ये पी टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट ट्रू पूछा था। ठीक है, नॉट ट्रू पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो बता दोगे, पूरी उम्मीद है। लिमिट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वन इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। देन एफ एक्स की बात कर रहा है, कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल ओनली वंस, एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, और लास्ट में कह रहा है डिफरेंशिएबल मोर देन वंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। कैसी इक्वेशन है ये, जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म है ना। तो जब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करके एल हॉस्पिटल रूल से देखेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू वन आ जाती है, और ये आप सभी को पता भी है। ये आप सभी को पता भी है। वन सेकेंड, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ। हम्म। तो सॉरी, मैं यूट्यूब पे लाइव करना भूल गया था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमने किए अभी तक। ठीक है, वो नेटवर्क का कुछ इशू था तो लाइव हुआ नहीं, मैंने चेक नहीं किया। तो एक हमने ये क्वेश्चन किया अभी तक। ठीक है, ये रॉन्स्कियन से रिलेटेड है, और इसका ऑप्शन सी आ रहा है। आप लोग इसका सॉल्यूशन जाके ऐप पर चेक कर लेना। ठीक है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। और एक यहाँ पर पूछा गया था, और उसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि कह रहा है ए एन क्या है हमारा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो ए एन स्क्वायर क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होगा। ये डाइवर्जेंट की बात कर रहा है, नॉट ट्रू पूछा है तो डाइवर्जेंट तो नहीं होगा। इसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस लैप्स। और अभी हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पूछा लेट एफ एक्स इज टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वन इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस बोल रहा है, फिर कह रहा है कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ओनली वंस, डिफरेंशिएबल मोर देन वंस, ऐसे बोल रहा है।
तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स 0/0 फॉर्म में होगा। तो जब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 1, वो लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगी। और f0 भी हमें 1 ही दे रखा है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, गलत जवाब। कह रहा कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। देख लेते हैं डिफरेंशिबिलिटी। तो डिफरेंशिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होती है। तो x टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, जिस पॉइंट पे निकालना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देख पा रहे हैं साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको भी हम 0/0 की फॉर्म देख पा रहे हैं। तो यहाँ भी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, 0/0 आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2 1/2 इंटू 0। 0 आगे एग्जिस्ट कर गई लिमिट, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बट फंक्शन कह रहा कि, क्वेश्चन क्या कह रहा, डिफरेंशिएबल नॉट, तो गलत कह रहा है एक बार डिफरेंशिएबल। चलो एक बार और देख लेते हैं करके, अगर वो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो जब डबल डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो अपॉन एक्स माइनस 0। तो यहाँ से आप जो अभी डिफरेंशिएशन निकाला था वहां से निकाल लिया, फंक्शन माइनस से निकाल लिया, और इसको पूरा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी -1/3, और लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर जाएगी तो ये फंक्शन ऑल्सो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो एफ डैश डिफरेंशिएबल है, मीन्स फंक्शन एफ जो हमारा मोर देन वंस हो गया, मोर देन वन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो और कह रहा है हेंस ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट वाइल डी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि सी में कह रहा था ओनली वंस डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ओनली वंस। बिल्कुल गलत जवाब भाई, एक से ज्यादा बार तो देख लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। चलो, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? पहला है इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर ये बोला हुआ है एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज के साथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या हो सकती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स ही होगी। जीरो मैट्रिक्स दे रहा है स्क्वायर करने पर। अब ये जीरो मैट्रिक्स तो तभी डायगोनलाइजेबल होती है, ओवर आर बोलो सी बोलो, जब जीरो मैट्रिक्स हो। नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स इज नेवर बी डायगोनलाइजेबल ओवर आर और ओवर सी, कहीं से भी आप ले सकते हो, कहीं पर वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर कह रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर रियल नंबर। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? ये इन्वोल्यूटरी हो गई। ठीक है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल। ठीक है, फिर कह रहा है लास्ट सेकंड में कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओनली ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नहीं, रियल पर भी डायगोनलाइजेबल होगी। ठीक है, दिस इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। बिल्कुल मोनिका जी, आइडम पोटेंट है, ये डायगोनलाइजेबल रियल पर भी होती है, गलत जवाब। द ओनली मैट्रिक्स ऑफ साइज एंड सेटिस्फाइंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज ए। सिर्फ ए ही यही होगी क्या? बिल्कुल नहीं, इससे बहुत सारी मैट्रिक्स होंगी, जितनी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगी इसके ऊपर वाली वो सारी सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो ये तीन तो गलत हो गए, तो इसको आप बिंदास, अगर इसमें कभी डाउट भी हो तो भी आप बाद में लगा सकते हो। ऐसे ये स्टेटमेंट सही है कि जो हमारी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल होती है ओवर रियल नंबर। क्लियर है क्वेश्चन? पहले भी डिस्कस किया हुआ है।
चलो ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, यूज जी। तो लेट ए एन क्रॉस एन इज इक्वल्स टू ए आई जे एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई का स्क्वायर माइनस बी जे का स्क्वायर फॉर सम डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स बी वन बी टू बी एन, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज। अब जब इस मैट्रिक्स को आप बनाओगे तो ये मैट्रिक्स इस तरह की बनेगी, जो कि एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, क्यों हमारे बी आईज कहाँ है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैज एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू एज जीरो। जो ऑड ऑर्डर की होगी तो वो तो जीरो ही होगी, तो डिटरमिनेंट जीरो मिल जाएगा। लेकिन जो इवन होगा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इवन को जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन जब हम यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो हम यहाँ से ये रोज हमारी कैसी हो जाएंगी, लीनियरली डिपेंडेंट। और लीनियरली डिपेंडेंट है तो डिटरमिनेंट जीरो मिल जाएगा। तो चाहे आप इवन का केस लो या ऑड का केस लो, आपको दोनों केसेस में मिल जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ये मिल जाएगा दोनों केसेस में। ठीक है, चलो पार्ट सी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 मिनट आप लोग ट्राई कर लो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है लेट एफ आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर बी गिवन बाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स वाई, देन f is not differentiable at the point 0 0, the derivative of f is invertible except on the set this, इस सेट के अलावा। ठीक है, the inverse image of each point in R square under f has at most 2 element, और लास्ट में कह रहा है f is surjective। ट्राई करो जरा, काउंटर दे दो, चलो ऑप्शन तो ठीक है ही। डी ऑप्शन के लिए काउंटर दे दो, ये आप लोगों के लिए वर्क है, फिर बाकी मैं समझाता हूँ। ऑन टू नहीं होगा इसका काउंटर दे दो। आया नहीं आंसर अभी, काउंटर नहीं मिला। यूजी ने बताया 0 1। और कोई? ठीक है चलो, वेरीफाई कर लेना, बहुत सारे काउंटर मिल जाएंगे। चलो देखो, एफ वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एफ टू इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई दे रखा है। एफ वन एंड एफ टू आर द पॉलिनोमियल्स इन एक्स एंड वाई, तो ये बोथ क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएबल हो जाएगा।
तो एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल ऑन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो 0 0 पर भी होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, पूरे आर स्क्वायर पर ही डिफरेंशिएबल है। और जब इस तरह का फंक्शन होता है तो हम ये मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर लेते हैं, जैकोबियन मैट्रिक्स बना के। देखो, डेल एफ वन ओवर डेल एक्स कॉमा डेल एफ वन ओवर डेल वाई, डेल एफ टू ओवर डेल एक्स और डेल एफ टू ओवर डेल वाई। तो 1 1 और वाई एक्स ये मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो f इज इनवर्टिबल व्हेन डी एफ एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमें पता है। अगर ये इसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगी तो फंक्शन हमारा इनवर्टिबल हो जाता है। और तो इसका मतलब है जब x डज नॉट इक्वल टू वाई होगा तो इनवर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल सही बात बोल रहा है, क्योंकि ऑप्शन बी में यही कह रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ f इज इनवर्टिबल एक्सेप्ट ऑन द सेट दिस। इस सेट को छोड़ दिया जाए तो सब जगह इनवर्टिबल है, बिल्कुल सही बात। एफ इनवर्स की बात किया है, देख लेते हैं। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस एक्स प्लस वाई। तो अगर इसकी इनवर्स इमेज की बात करें तो ऐसी कुछ बनेगी, एक्स वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स वाई। अब हमको यहाँ एफ इनवर्स की इमेज निकालनी, तो एक्स वाई टाइप ही निकालोगे, या चलो उसको दूसरा वेरिएबल मान लेते, तो एफ इनवर्स ए बी टाइप की इमेजेस देखेंगे हम क्या निकलेंगी। तो एक्स प्लस वाई को ए मान लेते हैं, एक्स इंटू वाई को बी मान लेते हैं, और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं ए बी के लिए। तो यहाँ से मिल जाएगा y की वैल्यू और x की वैल्यू भी, और ये हमें मिल जाएंगी, ये आप चेक कर लेना। ठीक है, ये f इनवर्स हो जाएगा। तो दिस शोज दैट द इनवर्स इमेज ऑफ ईच पॉइंट इन आर स्क्वायर अंडर f हैज एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो y भी हमें 2 वैल्यूज में आया है, y भी 2 वैल्यूज में आया है, और x भी 2 वैल्यूज में आया, प्लस माइनस का साइन है ना, दोनों के लिए सॉल्व हो जाएगा, दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। हाँ सुनील जी, वो भी काउंटर चल जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो ये हाँ 1 1 चल जाएगा, ये लिखा 1 1 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर को डोमेन, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर इन द डोमेन, तो एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स हुज सम इज 1। ठीक है, साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट इज 1, ऐसे कोई नंबर्स नहीं आपको मिलेंगे रियल में जिनका सम भी 1 हो और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट भी 1 हो। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, बी एंड सी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा, एक बार कमेंट कर दो, सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। चलिए, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर with more than one element, more than one element, and let a is belongs to a, a हमारा a के अंदर बिलोंग कर रहा है। if a remove, अगर a से एक एलिमेंट हम रिमूव कर देते हैं और एक कॉम्पैक्ट है, देन तब पूछ रहा है। ठीक है, तब पूछ रहा है कि a इज कॉम्पैक्ट होगा, फिर कह रहा है एवरी सबसेट ऑफ a मस्ट बी कॉम्पैक्ट, कह रहा है a मस्ट बी फाइनाइट सेट, एंड लास्ट में कह रहा है ए इज डिसकनेक्टेड, कि ए डिसकनेक्टेड होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, टोपोलॉजी है, पॉइंट से टोपोलॉजी से रिलेटेड है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा फ्रेम किया। देखो, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है, ए की कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, लिखा है ना मोर देन वन एलिमेंट, तो कार्डिनैलिटी 2 है। और ए में से जब हम एक एलिमेंट को हटा देते हैं, 2 एलिमेंट से ज्यादा हैं और एक को हटा देते हैं,
तो भी फंक्शन हमारा जो ये है कॉम्पैक्ट रहता है, ये कॉम्पैक्ट रहता है। तो आइए देखते हैं, ये जो हम हटा रहे हैं, जो हम रिमूव कर रहे हैं, ए कॉमा ए, तो इसको हम इस इंटरवल टाइप से लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए। तो जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो भी कॉम्पैक्ट है, ठीक है, वो भी कॉम्पैक्ट है। और जो ए अपॉन ए रिमूव ए दिया हुआ है वो भी कॉम्पैक्ट है। तो किसी कॉम्पैक्ट सेट में अगर से हम कॉम्पैक्ट सेट रिमूव कर दें तो क्या होगा? कॉम्पैक्ट रहेगा, मतलब ये गारंटी नहीं ले सकते ना एक ही। चलो इसको दूसरी तरह से समझते हैं। हम ये मान लेते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए रिमूव ए, लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं ना। ए में से हमने ए को हटाया था तो ए को जोड़ दें तो ए यूनियन ए रिमूव ए, ये तो कॉम्पैक्ट लिख सकते हैं। तो ये भी कॉम्पैक्ट है इस लॉजिक से, और ये कॉम्पैक्ट है, ये गिवन है। तो यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ये हमें रिजल्ट पता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कह रहा है ए कॉम्पैक्ट है, पहला। क्लियर है डाउट? किसी को डाउट है क्या इस पे? कमेंट करो। पहला पॉइंट कि ए हमारा कॉम्पैक्ट होगा। हाँ, कॉम्पैक्ट बना रहेगा सौरभ जी, बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे ऑप्शंस के लिए। अगर ऐसा है तो हम इस तरह का फंक्शन, इस तरह का ले लेते हैं, एक हम क्लोज इंटरवल ले लेते हैं 1,2 टाइप का। अब हमें आइडिया लग गया किस तरह का हम ए ले सकते हैं। तो एक हम काउंटर एग्जांपल के लिए 1,2 क्लोज इंटरवल ले लिया, और यूनियन में हमने ए ले लिया, ए सिंगलटन सेट, ठीक है। और अगर हम एंड बी इज इक्वल टू ओपन सेट ऑफ 1,2 ले लेते हैं, सबसेट ऑफ ए, ये इसका सबसेट बनाएगा क्योंकि कुछ ही एलिमेंट ले लिए हमने। विच इज नॉट कॉम्पैक्ट, जो कि कॉम्पैक्ट नहीं है, दैट मीन्स बी इज इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसी काउंटर से सारा हो जाएगा। ठीक है, देखो, कह रहा है एवरी सबसेट ऑफ ए मस्ट बी कॉम्पैक्ट, एवरी सबसेट ऑफ मस्ट बी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट तो नहीं रहा, ठीक है, गलत जवाब। इसमें कह रहा ए मस्ट बी फाइनाइट सेट, ए मस्ट बी फाइनाइट सेट, बिल्कुल ये फाइनाइट भी नहीं होगा क्योंकि हमें काउंटेबल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, अभी काउंटर एग्जांपल से देख लिया। कह रहा ए इज डिसकनेक्टेड, बिल्कुल सही बात है, डिसकनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड ना होता तो हम काउंटेबल बोल ही ना पाते, बोल ही ना पाते। इसी से देख लो, ये मतलब एग्जाम्पल के लिए सोच लो, ये सेट जो होगा ये डिसकनेक्टेड टाइप का नहीं होगा, ये रियल लाइन थी, ये हमने 1,2 लिया, ठीक है। अब इसके बीच से अगर कोई पॉइंट हटाते तो ये कॉम्पैक्ट नहीं रहता, तो ये ए यूनियन ए पॉइंट हमें यहाँ लेना पड़ा, तो ये डिसकनेक्टेड तो है ही, है ना, डिसकनेक्टेड तो होगा, ये तो पक्की बात है। और थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। अ सबसेट आर इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल, ठीक है। ये रिजल्ट मैं कई बार यूज करता हूँ, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल, ए कॉमा ए ए ओपन, बी क्लोज्ड, या बोथ क्लोज्ड एंड सो ऑन, इस तरह के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिंस ए इज कॉम्पैक्ट एंड ए रिमूव ए इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट, वी कैन नॉट फाइंड एनी सच इंटरवल, तो हमें इस तरह का कोई इंटरवल नहीं मिलेगा। तो ए को क्या होना पड़ेगा? डिसकनेक्टेड होना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? आप यहां से देख सकते हो, ठीक है, यहां से चेक कर सकते हो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है लेट y बी ए नॉन जीरो वेक्टर, y बी ए नॉन जीरो वेक्टर in an inner product space V, then which of the following are subspaces of V? ठीक है, which of the following subspaces of V, तो V का सबस्पेस कौन सा बनाएगा? कर लोगे सभी लोग? कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, कौन सी नहीं करेगी? आंसर कमेंट कर दो जल्दी, 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है वैसे ये। इनर प्रोडक्ट के टर्म्स में दे रखा है, सब स्पेस की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस होने के लिए पहले वेक्टर स्पेस होना पड़ता है। डी इनकरेक्ट होगा ज्योति जी, तो बी की प्रॉपर्टी बता दो, कौन सी फेल कर जाएगी? जीरो वेक्टर नहीं बिलोंग करेगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और लास्ट वाले में भी, डी में भी यही होगा, ए एंड सी सृष्टि जी, बिल्कुल सही जवाब, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हो आराम से। चलो मान के देख लेते हैं कैसे करेंगे। लेट, हाँ सेम फॉर डी, x1 x2 बिलोंग्स टू v, तो x1 कॉमा x1 v कॉमा y ये जीरो देगा आपको इनर प्रोडक्ट, और x2 y ये भी इनर प्रोडक्ट जीरो देगा। अब अगर इसको सब स्पेस प्रूफ करना है तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा y, उसी y के साथ इसको हम देख लेंगे, और अगर ये जीरो आ जाएगा तो बिलोंग कर जाएगा, तो अल्फा इंटू अल्फा को बाहर ले लेंगे, इनर प्रोडक्ट ऐसे खुल जाता है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है इनर प्रोडक्ट। बिल्कुल, अदर में नहीं, सिर्फ ए और सी के अलावा। तो अल्फा इंटू ये इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा इंटू x2y ये इनर प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो, जीरो मिल जाएगा, तो ये हमारा इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब स्पेस बना देगा, और इसी तरह से आप सारे ऑप्शंस चेक कर लेना। ठीक है, अब ये 1 इंटू 1 है, 1 है, तो आप देख लो, अगर अल्फा, और इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको ये ले लेते हैं, हम जनरल क्या देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो ये तो 1 नहीं बनेगा ना हर केस में, ये 1 बनना चाहिए था। तो वैसे तो काउंटर से आप लोगों ने कर ही दिया है। ठीक है, इसी तरह से आप सी को भी प्रूफ कर सकते हो, डी को डिस्कार्ड कर सकते हो, सी को प्रूव और डी को डिस्कार्ड कर सकते हो। चलो अभी नीचे कुछ आपको ग्रुप के ऑर्डर दे रखे हैं, उनको बताना, ये क्लास इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो। बस इतना पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ द ग्रुप। क्लास इक्वेशन पर पिछले बार भी क्वेश्चन आया हुआ है सितंबर में। क्लास इक्वेशन के क्वेश्चन बीच बीच के गैप पे आते हैं, कभी 16 में आ गया, फिर 19 में आ गया, फिर 22 23 में आ गया। ठीक है, लेकिन एक दो पेपर में लगातार आ जाते हैं, पिछली बार आया तो ताजा ताजा है तो आ भी सकता है, किसी को याद आ जाता है बीच में, हाँ क्लास इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, तो वो फिर क्वेश्चन उसी हिसाब से देते हैं। चलो देखो जरा, कौन सा क्लास इक्वेशन नहीं है वो टिक करना है, रीजन के साथ कमेंट करो। 1 मिनट ही काफी है ऐसे क्वेश्चन में तो। बहुत बढ़िया सौरभ जी, ए बी सी सही है,
रीजन भी बता दो कि क्या क्या किस वजह से सही नहीं है। कैन नॉट बी क्लास इक्वेशन, क्यों नहीं है क्लास इक्वेशन? हाँ, ए टू पी टाइप है। चलो, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इसके हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किया गया। ऑर्डर ऑफ जेड जी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वंस इन द क्लास इक्वेशन। तो नंबर ऑफ वन, फोर्थ अवेलियन डिस्कार्ड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जेड जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वंस इन द क्लास इक्वेशन। नंबर टू, group of order p square is abelian. Group of order p square is abelian. Third, if g is abelian, then order of zg is equals to order of g. ठीक है, p स्क्वायर टाइप का ग्रुप अबेलियन होता है। तो p स्क्वायर कौन सा है? ये नंबर है, ये अबेलियन होगा। p स्क्वायर में 2 का स्क्वायर है, तो अबेलियन ग्रुप का सहारा क्या होता है? सेंटर में चले जाते हैं एलिमेंट। ये बनना चाहिए था, है ना? ये नहीं होगा। चलो देखते हैं वन बाय वन। क्लास इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू समेशन ए बिलोंग्स टू जी, एंड और क्लास ऑफ ए की क्लास को लिखना है, हर एक एलिमेंट को। तो और 10 जो होगा उसका ये बनेगा, इसके सेंटर में 3 एलिमेंट आएंगे, 2 + 5, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर में कितने दे रखे हैं? सेंटर में 3 एलिमेंट दे रखे हैं, जबकि सेंटर में जो एलिमेंट होते हैं वो तो ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो 3 डज नॉट डिवाइड 10, तो 3 तो डिवाइड करेगा नहीं, और जब 3 डिवाइड नहीं करेगा तो ये वाली क्लासिफिकेशन तो हो ही नहीं सकती 10 की। ठीक है, पहला रिजल्ट यही यूज किया है, पहला वाला क्यों जाए। ठीक है, 4 4 क्या है? सेंटर में 2 एलिमेंट बता रहा है। 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर जी इज अबेलियन, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी इज 4। ये भी क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। अबेलियन ग्रुप का क्लासिफिकेशन 1 1 1 1 होता है। 8 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 3। अब देखो यहाँ पर 3 3 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 3 तो डिवाइड करेगा नहीं, कैन नॉट बी क्लास इक्वेशन। और 1 + 2 + 3, ये तो S3 की होती है, सबको पता है, S3 की होती है, और मैं नॉट करेक्ट बताना था। तो बस लास्ट वाला करेक्ट है, मींस ऑप्शन जो टिक मारोगे वो आप लोग मारोगे A B एंड C। बिल्कुल सही जवाब, सौरभ जी, पीयूष जी, सृष्टि जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है मोनिका जी, ज्योति जी? हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लेट z इज इक्वल टू जेड एक्स वाई बी अ सॉल्यूशन ऑफ del z over del x into del z over del y is equals to 1 passing through 0 0 0, then z 0, 1 is, z 0, 1 की बात कर रहा है। तो जब इस इक्वेशन को आप लिखोगे तो ये मिलेगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू इंटू वन, पी क्यू इज इक्वल टू वन। तो ये क्या दे रखी है? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, है ना? और नॉन होमोजीनियस को हम 4 पिट से सॉल्व करते हैं, तो इसको 4 पिट से सॉल्व करके और निकाल लेना, तो 4 पिट से जेड का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इस तरह का किया हुआ है पहले भी। नहीं तो लैग्रांजे और 4 पिट वाली भी हमने क्लास ली थी, वहां इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी था। वैसे आप लोग कर लोगे,
नहीं कर पाओगे तो उस वीडियो पे जाके या वहां से आप टू द पॉइंट के लेक्चर सीरीज में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसको नहीं पता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के यही 10 क्वेश्चन थे। तो दिसंबर 2013 के 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए, 20 क्वेश्चन मीन्स मैंने कंप्लीट करा दिए। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5-5 तो करने ही है, तो मुझे उम्मीद है कि और आप लोग सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये काफी पुराने पेपर है, क्वेश्चन 2011, 12, 13 तक के भी किए हैं, लेकिन वहां से भी कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो इसलिए हमने 11 से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अभी 12 लेक्चर हो गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो गए। तो धीरे धीरे इसी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेंगे, और अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है ईयर वाइज कॉन्सेप्ट नए वाले आने लगेंगे। अभी 14 कल से स्टार्ट करेंगे, फिर 15, 16। ठीक है, तो कोशिश रहेगी एग्जाम से पहले सभी पेपर्स के क्वेश्चन जो किए जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि एग्जाम में करने वाले नहीं होते, कोई पेपर का लेबल दिखाना होता है कि हाँ भाई नेट का पेपर है, ऐसे ही मत निकाल लो, ऑल इंडिया का पेपर है। तो उन क्वेश्चंस को आपको समझना है, देखना है, मुस्कुराना है और आगे बढ़ जाना है कि वो किसी के करने के लिए नहीं है। और जो कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको आपको क्यों करना है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है 3 घंटे। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक क्वेश्चन को आधे घंटे में सॉल्व भी कर लेते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। बेटर है आप इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व कीजिए, नंबर पाइए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं शाम को टू द पॉइंट के लेक्चर की एक सीरीज के साथ, और कल सुबह तो ये सीरीज जारी रहेगी, और कल हम सॉल्व करेंगे जून 2014 के क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।